जय साथियों, आज हम लोग भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल में ब्रह्मांड पढ़ेंगे। ठीक है। काफ़ी दिनों से कुछ बच्चे मांग कर रहे थे कि ब्रह्मांड का वीडियो आप सब डालिए, तो ब्रह्मांड की वीडियो हम लेकर के आए हैं। इसमें आज भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो देंगे और नेक्स्ट दिन हम और अच्छे से वीडियो देंगे। थोड़ा आज एक और वीडियो बनाए इसके पहले, इसके बाद हम छोटा सा वीडियो और बना रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा ही दे रहे, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और कन्फ्यूजन बहुत होता है, इसलिए इस वीडियो को आप दो बार जरूर सुनिएगा। 2 बार सुनेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो कासमास ब्रह्मांड, आपका ब्रह्मांड कैसे, क्या, कौन सिद्धांत है, या ज्योग्राफी के पिता कौन है, आपके भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। इसमें कई पिता मान लिए गए हैं, लेकिन जो सही रूप से हैं जनक जिसको माना जाता है, तो इस तरह दो मान देख लेते हैं। भूगोल का जनक हिकेटियस है। हिकेटियस दिया गया है। हिकेटियस भूगोल का जनक हिकेटियस हैं। सर्वप्रथम इन्होंने ही भूगोल को जो है सिद्धांत रूप से दिया था, लेकिन सही रूप से कौन दिया था? जियोग्राफी का नाम किसने दिया था? भूगोल नाम का नामकरण किसने किया था? वो इरिस्टोस्थेनीज थे। कौन थे? इरिस्टोस्थेनीज। भूगोल का जनक आपका हिकेटियस है। उस ऑप्शन में अगर हिकेटियस है तो आप हिकेटियस को लगाएंगे। ठीक है। यदि आपका विकल्प में हिकेटियस नहीं है तो व्यवस्थित भूगोल का जनक, यहाँ पर व्यवस्थित जो जियोग्राफी शब्द का नाम दिया उसमें आपका इरिस्टोस्थेनीज है। कौन है? इरिस्टोस्थेनीज। इन्होंने जियोग्राफी वर्ड का इस्तेमाल किया, सबसे पहले नाम दिया, इसलिए व्यवस्थित रूप से जियोग्राफी के पिता कौन माने जाते हैं? इरिस्टोस्थेनीज। तो टालमी ने क्या कहा था भूगोल के बारे में? टालमी ने क्या कहा था? 140 ईस्वी में इन्होंने कहा था कि पृथ्वी जो है, ब्रह्मांड में जो पृथ्वी है, देखिए ब्रह्मांड इतना ज़्यादा है, इतना भी खोज बाकी है कि इसकी खोज करना बाकी, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा है ब्रह्मांड। तो जो खोजा गया हम उसी को पढ़ रहे हैं। तो टालमी ने शुरू में क्या कहा था कि जो पृथ्वी है वो केंद्र में है, यानी ब्रह्मांड के केंद्र में है, और जो ग्रह सूर्य, अन्य ग्रह है, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन इसका खंडन हो गया। कॉपरनिकस ने 1543 ईस्वी में कॉपरनिकस ने खोज किया और उन्होंने देखा कि पृथ्वी जो है पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, बल्कि सूर्य जो ब्रह्मांड के केंद्र में है। सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसकी खोज कौन किया था? तो कॉपरनिकस ने किया था। इसको पूछा जाए कि किसने खोज किया था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी तथा अन्य ग्रह घूमते हैं, तो कॉपरनिकस ने 1543 ईस्वी में खोजा था। ठीक है। तो अब टालमी ने क्या खोजा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य तथा अन्य ग्रह सूर्य चक्कर लगाते हैं, लेकिन कॉपरनिकस उसका खंडन करके उन्होंने कहा कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट चीज पाते हैं हार्सेल ने क्या कहा? 1505 में हार्सेल ने एक खोज निकाला। इन्होंने दूरबीन के सहायता से, ब्रह्मांड की दूरबीन के सहायता से इन्होंने खोज किया कि सौरमंडल जो है आपका है, जो सौरमंडल है वह आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। हार्सेल ने ये खोजा कि आपका जो ब्रह्मांड है स्थित है, यानी दूरबीन के सौरमंडल, ब्रह्मांड में जो सौरमंडल पाए गए हैं जिसमें सभी आपके ग्रह उपग्रह स्थित हैं, ये सौरमंडल है। और यह सौरमंडल जो है आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। अब सोचिए कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितनी बड़ी आकाश गंगा है। इसका मतलब इस सौरमंडल जैसे बहुत सारे सौरमंडल होंगे। ये तो एक छोटा सौरमंडल हो गया, तो एक अंश मात्र है, तो बहुत सारे होंगे। तो इसलिए तो सौरमंडल, और जो आपके सौरमंडल है ये भी बहुत बड़े हैं, और इसमें आपका जो ब्रह्मांड है इसकी कोई अभी अंत नहीं है। इसको खोजा जा सकता बहुत दूर तक, बहुत अभी बाकी है खोजना। अभी देखिए जो शनि के ग्रह हैं, उपग्रह हैं, बहुत सारे बढ़ गए हैं। अब आपका बृहस्पति जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला जो बृहस्पति था, अब शनि हो गया है। ठीक है। इस पर नेट पर आप देखिए, आगे हम बताएंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ ब्रह्मांड से संबंधित
यानी आपके ब्रह्मांड से संबंधित कुछ शब्द हैं, उस शब्द पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट है वो देखते हैं कौन शब्द हैं। जैसे और एक चीज यहाँ पर देख लेते हैं, ब्रह्मांड के अंदर हमारे आकाश गंगा जैसी लाखों आकाश गंगाएं पाई जाती है। यानी हमारे मतलब ब्रह्मांड के अंदर, कॉस्मॉस के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर हमारे आकाश गंगा जैसी लाखों आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। यानी इतनी आकाश गंगाएं हैं तो आपका जो सौरमंडल है कितना होंगे, तो बहुत सारे सौरमंडल भी होंगे। ये तो सौरमंडल आकाश गंगा के एक अंश मात्र है। ठीक, तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट ब्रह्मांड की शब्दावली। ब्रह्मांड में कुछ शब्दावली यूज किए जाते हैं जिसे कहा जाता है बल्ज। देखिए बल्ज कहा जाता है। बल्ज क्या है? आकाश गंगा का केंद्र। हमारे आकाश गंगा के केंद्र को बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ज। तो ये क्वेश्चन आता है तो विकल्प में आकाश गंगा के केंद्र को किस नाम से जानते हैं? तो बल्ज नाम से। ठीक है, बल्ज। नेक्स्ट शब्दावली क्या है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा क्या है? एंड्रोमेडा यानी हमारी आकाश गंगा में एंड्रोमेडा किसे कहते हैं? हमारी आकाश गंगा के सबसे निकट आकाश गंगा, हमारी आकाश गंगा, हमारी आकाश गंगा के निकट जो है, हमारी आकाश गंगा कौन है आपका? हमारी आकाश गंगा आपका है मंदाकिनी। हमारी आकाश गंगा के सबसे निकट जो आकाश गंगा है वो एंड्रोमेडा है। हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी, हमारी आकाश गंगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया बहुत बार। हमारी आकाश गंगा, हमारी आकाश गंगा कौन है? मंदाकिनी। ये कभी कोई कंफ्यूजन मत होइएगा। हमारी आकाश गंगा कौन है? मंदाकिनी। हमारी आकाश गंगा के सबसे निकट कौन सी आकाश गंगा है? एंड्रोमेडा। कौन सी है? एंड्रोमेडा। ये देखिए एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा के सबसे निकट आकाश गंगा है। और कितनी दूर पर है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मतलब एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? यानी प्रकाश एक सेकंड में जितनी दूर चली जाती है वो प्रकाश वर्ष होता, कितनी दूरी चली जाती है। तो प्रकाश की चाल कितना है आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये प्रकाश वर्ष होता है। तो 2.2 मिलियन वर्ष, प्रकाश वर्ष इतनी दूर पर, यानी इसके सबसे निकट आकाश गंगा को एंड्रोमेडा, हमारी मंदाकिनी, हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी के सबसे निकट कौन सी आकाश गंगा है? एंड्रोमेडा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। इसको आप ध्यान से सुनिए, कंफ्यूजन मत होइएगा। हमारी आकाश गंगा यानी मंदाकिनी के सबसे निकट कौन सी आकाश गंगा है? एंड्रोमेडा है। कितनी दूर पर है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, यानी मंदाकिनी। मंदाकिनी हमारी अपनी आकाश गंगा है। हमारी अपनी यानी हम जिसमें है, हमारा जिसमें सौरमंडल है, हमारी अपनी आकाश गंगा है वो। ठीक है, हमारी अपनी आकाश गंगा सर्पिलाकार। पूछता है किस आकार में है? कौन सा आकार है इसका? सर्पिलाकार है। कौन सा आकार है? सर्पिलाकार है। व्यास कितना है? हमारी आकाश गंगा का व्यास कितना? 1,00,000 प्रकाश वर्ष। सोचते रह जाओगे, 1,00,000 प्रकाश वर्ष दूरी इसका है। कितना एरिया है इसका? सोचो कितना दूरी पर होगा, सोच नहीं सकते उसको। 1,00,000 प्रकाश, लाख है उसके बाद प्रकाश वर्ष भी लगा है, तो कितनी दूरी होगा हम लोग उसको आकलन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते हैं। तो हमारी आकाश गंगा कैसी है? सर्पिलाकार है। हमारी आकाश गंगा के निकट, सबसे निकट कौन है? ये आपका एंड्रोमेडा है। कौन है? एंड्रोमेडा। अगला सेंटेंस है मिल्की वे। मिल्की वे क्या है? मिल्की वे वर्ड पूछा गया है कई बार। ये तीनों पूछे गए, सभी पूछे गए हैं। रात के समय दिखाई देने वाला तारों का समूह। रात के समय देखिए कुछ तारे जो होते हैं एक गुच्छे के रूप में दिखते हैं, मतलब ज्यादा दिखते हैं वहां पर। कभी रात में देखिए अस्थायी रूप से, तो ये मतलब कहीं कहीं ज्यादा दिखते हैं। तो ये तारों का जो समूह रात में दिखाई देता है उसे हम मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्की वे। ठीक, नेक्स्ट है आर्यन नेबुला। वेरी इंपॉर्टेंट है आर्यन नेबुला। कई बार आपको क्वेश्चन मिला होगा, एनटीपीसी में अक्सर पूछे जाता है यार। ये इससे एनटीपीसी में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, श्योर है एक क्वेश्चन इससे आ जाएगा, आप ये जान लीजिए। ऑरियन नेबुला इतना इंपॉर्टेंट। ऑरियन नेबुला क्या है? यानी हमारी आकाश गंगा के सबसे शीतल एवं चमकीला तारों का समूह।
हमारी आकाश गंगा का, किसका, हमारी यानी मंदाकिनी का, मंदाकिनी के, हमारी आकाश गंगा का सबसे शीतल एवं चमकीला तारों का समूह आर्यन नेबुला है। वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम परफेक्ट है, आना है, इसको जान लीजिए कि ये हमारी आकाश गंगा का सबसे शीतल एवं चमकीला तारों का समूह क्या कहलाता है, आर्यन नेबुला। क्या कहता है, आर्यन नेबुला। ठीक है, ये आप जान लीजिए, आर्यन नेबुला है हमारी आकाश गंगा सबसे शीतल एवं चमकीला तारों का समूह। ठीक, नेक्स्ट है सूर्य। ये देखिए सूर्य कहाँ स्थित है, किस में है, हमारी आकाश गंगा में, किसी और आकाश गंगा में, तो सूर्य हमारी आकाश गंगा यानी मंदाकिनी में है। किसके, मंदाकिनी आकाश गंगा यानी हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी में है। कहाँ पर है, मंदाकिनी का एक तारा है। क्या है, तारा है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट है ये, साइरस या डार्क स्टार किसे, मतलब क्या है साइरस या डार्क स्टार क्या है, पृथ्वी के 9 प्रकाश वर्ष, पृथ्वी से 9 प्रकाश दूर, सूर्य से 2 गुना, पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, 9 प्रकाश वर्ष, सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान, सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान, 20 गुना अधिक चमकीला, 20 गुना अधिक चमकीला है। लेकिन ये पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है और 2 गुना द्रव्यमान का है, लेकिन तब भी छोटा दिखाई देता है। क्यों नहीं मिलता उसका प्रकाश, क्योंकि सूर्य से बहुत दूर, यहाँ से बात ही छोड़ो, सूर्य से भी बहुत दूर है, वो बहुत दूर है, इसीलिए बहुत छोटा। रात में सबसे जो अधिक चमकीला तारा दिखे वो आपका साइरस डार्क है। ठीक है, साइरस या डार्क स्टार है, इसे डार्क स्टार कहते हैं। पृथ्वी से 9 प्रकाश, ये रात्रि के समय सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है। रात्रि के समय सबसे अधिक चमकीला दिखाई देने वाला ये तारा जो होता है वो साइरस या डार्क स्टार है। सूर्य से कितना, 2 गुना अधिक द्रव्यमान है और बहुत अधिक दूरी पर है, 9 प्रकाश वर्ष दूरी। कितना गुना चमकीला, 20 गुना चमकीला है। यानी अगर सूर्य के करीब होता तो हम लोग यहाँ पृथ्वी पे शायद रह ही नहीं पाते, सूर्य से वो बहुत दूर है। ठीक, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, सूर्य के सबसे निकटतम तारा, सूर्य के सबसे निकटतम तारा 4.3 प्रकाश दूरी पर है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहाँ पर है, 4.3, यानी सूर्य के सबसे निकटतम तारा पूछा जाता है तो कौन है, आर्यन नेबुला है कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, साइरस डार्क है, ये इसे 4 विकल्प दे देंगे। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक जो तारा है वो आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, ये कितना दूरी पर, 4.3 प्रकाश दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त दानव किसे, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है ये, रक्त दानव और श्वेत वामन। रक्त दानव क्या है, तारों का मरना, तारे जब मरते हैं तो लाल दिखाई देते हैं, लाल, जैसे पुच्छल तारा कभी गिरता है, देखते हैं तारे जब मरते हैं तो पुच्छल तारे ऐसे गिरते हैं, पुच्छल तारे की तरह कहीं मतलब सर से भगते हैं, देखो ऐसे सर से जाते हैं। तो ये क्या है, ये तारे जो मर जाते हैं ना, जिनका हाइड्रोजन और हीलियम है, तारों का जो समूह है हाइड्रोजन और हीलियम है, हाइड्रोजन और हीलियम जब वो खत्म हो जाती है, उनकी एनर्जी खत्म होती है तो लाल हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं, तब फिर क्या हो जाता है, रक्तदानव यानी तारों का मरना, हीलियम हाइड्रोजन का खत्म होना रक्तदानव है, इसी को कहते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम खत्म हो जाता है, तारों का मरना, मर हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, सुपरनोवा, मरने के बाद, रक्तदानव के बाद क्या होता है, सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है, तारों के मरने के बाद विस्फोट होना, सुपरनोवा। ये देखिए दोनों ये सब ऐसे हैं। ठीक है, रक्तदानव, जब तारे यानी हाइड्रोजन हीलियम खत्म होता है तो लाल कलर में हो जाता है, लाल हो जाता है, जलने लगता है, जैसे दिया जलता है लाल कलर में हल्का, वैसे लाल कलर में हो जाता है। इसी तरह से देखिए इसके बाद सुपरनोवा आता, क्या आता है, सुपरनोवा, उसका सुपर रूप आता है, मरने के बाद सुपर रूप। सुपर रूप क्या है, सुपर रूप के मरने के बाद वो दगता है, जैसे पटाखा हो गई, ऊपर जाता है, क्या होता है, ऊपर जाके दग जाता है, लाल कलर में जाता है, पीला कलर में ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद उस जब सुपर रूप में होता है यानी अपने विकृति रूप में आता है, विस्फोट कर जाता है, तो ये उसका सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है, विस्फोट होना, तारों का मरने के बाद विस्फोट होना, सुपरनोवा है। इसके बाद नेक्स्ट चीज है श्वेत वामन। क्या है, श्वेत वामन। श्वेत वामन जीवाश्म तारा कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है एकदम। श्वेत वामन,
श्वेत वामन क्या है? जीवाश्म तारा है। ये जीवाश्म तारा किसे कहते हैं? श्वेत वामन को। श्वेत वामन तारों के मरने के बाद जो होता है नाभिकीय ऊर्जा श्वेत वामन के रूप में यानी खो करके वो काला वामन बनता है। श्वेत वामन यानी श्वेत वामन जीवाश्म तारा कहते हैं। तारों के मरने के बाद नाभिकीय ऊर्जा जब उसकी यानी वो विस्फोट होता है, इसके बाद उसकी नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? खो देता है। जब नाभिकीय ऊर्जा खो देगा तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे ठंडा होगा और ठंडा होकर क्या होगा? काला वामन बनेगा। कौन वामन? काला वामन बनेगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह से देखो श्वेत वामन जो है तारों के मरने के बाद, देखिए एक पहली बात यहाँ पर क्या हुआ? पहले जो हुआ रक्त दानव हुआ। रक्त दानव का मतलब मरने वाली स्थिति हो गई, यानी हीलियम और हाइड्रोजन उससे एनर्जी जो थी वो धीरे धीरे हाइड्रोजन हीलियम मर गए, हाइड्रोजन हीलियम खत्म हो गई, एनर्जी खत्म हो रही है। तो इस समय वो क्या हो जाता है? तो रक्त दानव कहा जाता है, लाल हो जाता है। और जब वो मरने के कगार में होता है यानी अपने सुपर स्थिति में होता है, सुपर पोजीशन में दग जाता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा के बाद क्या होता है कि आ जाता है श्वेत वामन। तो श्वेत देखिए जब वो उसकी एनर्जी थोड़ी हल्की होने लगती है यानी उसका जो लालपन है, एनर्जी दग गया, जैसे अभी पटाखे दगते हैं तो लाल कलर में कुछ मान लीजिए इस तरह से चिंगारी होती है तो उसके लाल, तो वो धीरे धीरे सफ़ेद होने लगता है, उसका मतलब सफ़ेदीपन आने लगता है, तो इसे हम श्वेत वामन कह लेते हैं। ठीक है, तो सुपरनोवा मरने के बाद विस्फोट होगा, विस्फोट होने के बाद श्वेत वामन का रूप रख लेता है। श्वेत वामन कुछ उसका में यानी जो लालपन खत्म हो जाए श्वेत वामन, और श्वेत वामन से काला वामन जब एकदम ठंडा हो जाएगा तो कालापन आ जाएगा। कोई भी राख देखो, आग देखो, श्वेत वामन देखिए वही मतलब वो हो जाता है तो आपका वो रक्तदान हो। आग देखिए, जैसे आग जब होता है, आग जब एकदम जल जाती है, जब उसका डिमोस होने लगता है, वो धीरे धीरे बुझने लगती है तो सफ़ेदीपन आता है। देखिए उसी से हम बता दे सफ़ेदी आने लगता है तो श्वेत वामन हो गया। ठीक है, श्वेत वामन अभी नहीं होगा, राख उसका श्वेत वामन हो जाएगा। एक बार राख देखिए सफ़ेद टाइप होता है, फिर धीरे धीरे काली। जब राख एकदम बुझ जाती है, एकदम वो हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तब काली होती है, उसके पहले हल्की सफ़ेद होती है। सुपरनोवा होता है जब लाल एकदम हो जाएगा, जब वो लाल होने के बाद उसकी एनर्जी धीरे धीरे लॉस होने लगती है, यानी मरने के बाद विस्फोट, वही तारे में विस्फोट होता दग जाता है, तब उसमें सुपरनोवा कहते हैं। श्वेत वामन जब उसका एकदम हल्की वो आँच हो जाती है यानी उसमें एनर्जी बहुत कम हो जाती है तो श्वेत वामन, और जब वो एकदम ठंडा हो जाता है तब काला वामन का रूप ले लेता है। इसके बाद चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा कई बार पूछा गया है। 1.4 एमएस को चंद्रशेखर 1.4 एमएस को क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है, आज वीडियो ये इतना। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब नेक्स्ट दिन आपको हम पूरा ग्रह उपग्रह क्या, कैसे, कितने बड़े, कितने वो हैं, नेक्स्ट दिन इम्पॉर्टेंट वीडियो और इससे, लेकिन इसमें से आना जरूर है, इसको जान लीजिए, ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स इसके लिए, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले प्लीज़ दोस्तों।